नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गाजा के बारे में। गाजा का सच, पाकिस्तान, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की कहानी। एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, और जब कोई भी मुद्दा जुड़ा होता है पाकिस्तान से तो उसके बारे में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं अजीत सिंह जी। अजीत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या पाकिस्तान की सेना वाकई गाजा में किसी शांति मिशन के नाम पर उतरने जा रही है? क्या यह कदम केवल धार्मिक एकजुटता का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक एजेंडा छिपा है जो अमेरिका और इजराइल की कूटनीतिक शतरंज से जुड़ा हुआ है? मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस विषय पर, जहां हम समाचारों के पीछे छिपे शक्ति संतुलन की परतों को खोलते हैं, वहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वास्तव में मामला क्या है। बिल्कुल ओम जी, अगर इसकी बात करें तो अमेरिका की जो 20 सूत्रीय शांति योजना थी उससे इसकी शुरुआत होती है। हमास के हमलों और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद वाशिंगटन में एक जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के गठन की बात कही थी, जो ISF के नाम से भी जानी जा रही है, जिसे गाजा में तैनात करना था स्थिरता बहाल करने के लिए। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये स्थिरता सचमुच शांति का प्रतीक थी, या फिर ये उस नियंत्रण का दूसरा नाम था जो महान शक्तियां अक्सर मानवीय उद्देश्यों की आड़ में स्थापित करती हैं? सवाल बहुत अच्छा है। ISF पारंपरिक UN पीसकीपिंग फोर्स से बहुत अलग है, यानी कि वो नहीं है ये। इसका असली उद्देश्य जो है हमास के ढांचे को तोड़ना, हथियारों के जखीरे को उसके खत्म करना और तस्करी के उसके नेटवर्क को बंद करना है। अगर रणनीतिक तौर पे आप इसको देखें तो ये सॉफ्ट पावर की आड़ में हार्ड पावर का प्रयोग है, यानी कि शांति के नाम पे रणनीतिक नियंत्रण, यानी गाजा में इजराइल का नियंत्रण। और यहीं से पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान का भी नाम जुड़ता है जी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मुस्लिम देश वाकई शांति के लिए सैनिक भेजना चाहते हैं, या इजराइल के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की केवल कोशिश की गई है? देखिए, इनमें जिन 3 देशों का नाम आपने लिया है उनकी अपनी अलग अलग मंशा है। या जैसे इंडोनेशिया की बात करें तो इजराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन वो शांति प्रेमी राष्ट्र की अपनी छवि को बनाए रखना चाहता है या बनाना चाहता है। अजरबैजान की बात करें तो पाकिस्तान का बहुत घनिष्ठ मित्र है, और साथ में इजराइल को तेल आपूर्तिकर्ता में भी सबसे बड़े देशों में से एक है। पाकिस्तान वहीं अगर हम देखें तो परमाणु शक्ति होने के बाद भी वो खुद को इस्लामिक कंट्रीज का जो है ना एक तरीके से रक्षक या संरक्षक मानता है। अच्छा। और उसे लगता है कि वो कूटनीतिक क्षण ये है जहाँ पे वो काम कर सकता है या आगे अपनी स्थिति बना सकता है। क्योंकि इस पूरे खेल में अगर हम देखें तो इसकी चाबी आखिरकार किसके पास है? अमेरिका के पास है या इजराइल के पास? और क्या ये सही कहा जा सकता है कि शांति का असली अर्थ वही तय करता है जिसके पास शक्ति होती है? जी, अगर मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो पावर जिसके पास है वो हमेशा, यानी विजेता जो है इतिहास लिखता है। तो वैसा ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में कौन सी सेना आएगी इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार इजराइल के पास है, वीटो करने का अधिकार एक तरीके से है। तो यानी कि अगर इजराइल किसी भी देश को संभावित खतरा मानता है अपने लिए तो उसे उस मिशन में शामिल नहीं होने देगा, और पाकिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर आने वाले देशों में से एक है। अच्छा। और यहाँ तक कि आप अगर देखें तो जॉर्डन जैसा जो उसका सहयोगी देश है इजराइल का, उसने भी सैनिक भेजने से वहाँ पे मना कर दिया है ताकि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन न बिगड़े वहाँ पे। तो क्या कहा जा सकता है कि ये पूरा प्रयास केवल एक डिप्लोमेटिक थिएटर है, कूटनीतिक दिखावा है, जहां वास्तविक नियंत्रण अमेरिका और इजराइल ने ही बनाए रखा है, या कुछ और मायने हैं इसके? और क्या इससे यह संदेश नहीं गया है कि इस्लामिक देशों की सामूहिक कूटनीति अब केवल प्रतीकात्मक रह गई है, केवल दिखावे की रह गई है? एक आप जो बात कर रहे हो एकदम सही है, और इसमें मैं एक शब्द लेना चाहूंगा, जियोपॉलिटिकल ऑप्टिक्स, जहाँ पे एक सहयोग का भ्रम उत्पन्न होता है, और असली शक्ति उनके पास होती है जिनके पास सैन्य, आर्थिक और तकनीकी बढ़त होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप समझे तो हमास ने हथियार डालने से इनकार तो कर दिया, लेकिन ISF का पूरा मिशन एक तरीके से यहाँ पे उलझा हुआ है कि अभी क्या करेंगे आगे चल करके। यानी कि एक अनिर्णय की स्थिति में वो फंसे हुए हैं। जी। तो अगर ये तो सामान्य बात हुई, अगर हम UPSC की दृष्टि से इस पूरे मुद्दे को देखें तो यहाँ पर ये विषय कई क्षेत्रों से जुड़ता है, जैसे IR से भी ये जुड़ता है, और शक्ति संतुलन की राजनीति से जुड़ता है, क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका से ये जुड़ता है, और कहीं ना कहीं आतंकवाद और सीमा पार हिंसा से भी ये जुड़ जाता है। भारत के लिए इसकी जो है प्रासंगिकता, यानी कि भारत की जो बैलेंस्ड वेस्ट एशिया पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसकी जो अवधारणा है, और इजराइल पैलेस्तीन पर भारत का जो संतुलित रुख है उससे भी जुड़ता है।
और ये किससे जुड़ सकता है ये मुद्दा? देखिए, अगर देखें तो नैतिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि शांति की आड़ में किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है या जी। नहीं। यानी कि इथिकल रियलिज्म जो है उस पे आपका फोकस होगा। कूटनीतिक पाखंड भी यहाँ पे चल रहा है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं और परीक्षार्थियों दोनों के लिए चुनौती बन रहा है या उनके लिए तैयारी करने का आधार बनता है कि यूपीएससी भी इस तरह की चीज़ों को तैयार रखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गाजा का संघर्ष केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक उदाहरण है कि आधुनिक विश्व राजनीति में शक्ति, नैतिकता और कूटनीति तीनों एक साथ चलते हैं, जी। पर बराबरी से नहीं। पाकिस्तान की ये कोशिश उसकी सीमाओं की याद दिलाती है कि प्रतीकवाद से ज़्यादा महत्व रखता है रणनीतिक यथार्थ। और ये जो आप कार्यक्रम सुन रहे थे, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंतर्गत आज का जो विषय था, गाजा का सच, पाकिस्तान, इजराइल और शक्ति संतुलन की कहानी। अगर आप ऐसे ही अन्य एपिसोड देखना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वो विषय भी बता सकते हैं और साथ साथ में हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी ये भेज सकते हैं। और हमारा जो प्रयास रहता है वो तैयारी के साथ साथ आम जन के लिए भी कुछ ऐसी जागरूकता फैलाना और ऐसे विषयों पर उनकी समझ विकसित करना जो सामान्य तौर पर थोड़े से कठिन माने जाते हैं। जी। ये एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।